सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 18 दिसंबर 2021 का जो पेपर है उसके 111 से लेके 120 तक के क्वेश्चन करेंगे अपनी इस वीडियो में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, गुप्त संचय बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है एज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, पूंजीगत खर्चों को आयगत मानने से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदत्त व्यय लाभ हानि खाते व चिट्ठे में ना दिखाने से। और थर्ड है हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, दायित्वों के अधिमूल्यन से। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल दीज रीजंस, दिए गए सभी कारणों से गुप्त संचय बनाया जा सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें अपने नेटवर्क एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू ए स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक स्कूल को राज्य सरकार से 10 लाख रुपए का भवन निर्माण के लिए 1 फरवरी 2021 को अनुदान मिला। ठीक है, चेक इज रिसीव, चेक मिला है 1 फरवरी 2021 को फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। वाइल क्लोजिंग द अकाउंट नन ऑफ द अमाउंट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, खाते बंद करने तक निर्माण में कोई भी राशि उपयोग नहीं ली गई। While preparing income and expenditure account and balance sheet at the end, where such amount will be shown. अंत में आय व्यय खाता व चिट्ठा बनाते समय यह राशि कहाँ दिखाई जाएगी। देखिए, ग्रांट मिली है स्टेट गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए एक स्कूल को, लेकिन उसका पैसा कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया। तो सिंपल सा ही आंसर था कि लाइबिलिटी साइड में इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ए सेपरेट आइटम, केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में एक पृथक मद के रूप में। बाकी ऑप्शंस को देखें एक बार। सेकंड है ओनली इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते के आय पक्ष में ये नहीं दिखाया जाएगा। ओनली इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में जोड़ के नहीं दिखाया जाएगा। नाइदर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर इन बैलेंस शीट की, ना तो आय व्यय में दिखाओ ना ही चिट्ठे में दिखाओ। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऐसे अलग हो जाता है, सबसे पहले यही वाला ऑप्शन हटेगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एज ए सेपरेट आइटम इसको दिखाया जाएगा, ना कि कैपिटल फंड में ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो हिस्से आया है। तो 113 क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज इन रुपीज़ 4000। रोकड़ वही का 31 मार्च 2021 को नाम में शेष है 4000 रुपये। चेक डिपॉजिट तो करा दिए बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹300। 300 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए। चेक इशू कराए बट नॉट प्रेजेंटेड येट ऑफ ₹200। चेक निर्गमित किए 200 रुपये के लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए। बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹100। बैंक ने 100 रुपये का ब्याज दिया है एंड कलेक्टेड डिविडेंड ₹100 ऑन डायरेक्टली, और लाभांश 100 रुपये का सीधा प्राप्त किया। तो बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी डैश ऑन दैट डेट। उस स्थिति को बैंक शेष पासबुक के अनुसार होगा, क्या होगा। देखिए आंसर है यहाँ 4100 रुपये। कैसे आया, सोल्व करते हैं इसको एक बार। तो बैंक रिकन्सिलेशन के लिए अलग से भी वीडियो बनाई गई है, आप चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वहाँ आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना है उसी हिसाब से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्योंकि जितने भी प्रीवियस पेपर कराए हैं एस्टेट के मोस्टली सारे ही पेपर कराए हैं। 2014 को छोड़ के 2014 का पेपर इस पेपर के बाद करवाऊंगी, तो वहाँ पे सारी वीडियोज़ है एस्टेट की। इसके अलावा अगर चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन करना उसके लिए अलग से वीडियोज़ है, इंग्लिश पोर्शन, हिंदी पोर्शन प्रीवियस पेपर्स के, और ये जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पोर्शन होता है मैथ रीजनिंग जीके वाला, यहाँ भी अलग अलग वीडियोज़ बनाई गई। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और बैंक रिकन्सिलेशन की दूसरे चैनल पर भी वीडियोज़ हैं, स्पेशल कॉमर्स क्लासेज विद गीता मैम इस नाम से जो चैनल है, वहाँ पे भी बैंक रिकन्सिलेशन की वीडियो है और इस चैनल पे भी बैंक रिकन्सिलेशन की वीडियो है। तो वहाँ से अच्छे से ये वाला चैप्टर जो कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आ ही जाता है क्वेश्चन। जब जैसे यहाँ पे था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 4000 का, इसके बाद है चेक डिपॉजिट तो करा दिए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, यानी कि अभी तक जमा नहीं हुए। हमने जमा कराए चेक बैंक में तो हमने कैश बुक के क्रेडिट में लिखा होगा, अब वो जमा नहीं हुए तो उठा कर उसको डेबिट में कर देंगे, यानी कि जो हमारा डेबिट बैलेंस है उसमें प्लस कर दिया जाएगा। सॉरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिट कराए ना, तो यहाँ डेबिट में कर रखा था तो इसको क्रेडिट में कर देंगे। 300 रुपीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। इसके बाद है चेक इशू करा दिए बट नॉट प्रेजेंटेड येट ऑफ ₹200। 200 रुपये के चेक निर्गमित हुए लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए, तो इसको हम प्लस कर देंगे उठा के। चेक इशू किए गए लेकिन प्रेजेंटेड नहीं हुए।
देखो इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं। इसने यहाँ पे जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है 4000, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। चेक डिपॉजिट कराए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए 300 के। चेक डिपॉजिट कराए तो कैश बुक के हमने यहाँ पे कैश अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देना था, लेकिन वो आगे इसके पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो ये जो प्लस थे इसको हमने माइनस कर दिया, तो इसीलिए 300 जो है वो माइनस किए गए। उसके बाद है कि वे चेक इशू कर दिए लेकिन प्रेजेंटेड नहीं हुए। 200 रुपये के चेक इशू किए, मतलब यहाँ पे लिख दिए थे हमने और यहाँ पे नहीं लिखे गए, तो इसको हम यहाँ इस साइड आके प्लस कर देंगे 200 रुपीज़ से। मेरे बैंक ने इंटरेस्ट एलो किया 100 का, तो ये हमारा हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसको भी 100 रुपीज़ को। और फिर है कलेक्टेड डिविडेंड 100 ऑन डायरेक्टली, और 100 रुपीज़ का हमें डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4200, 4300, 4400 में से 300 का 4100 रुपये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर क्या आएगा, ये डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 4000 कैश बुक का बैलेंस दिया गया था, डेबिट बैलेंस। इसमें 3 आइटम्स ऐड होंगे और 1 आइटम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 4100 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, कैरीज इनवर्ड गिवन है, कैरीज आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न इनवर्ड गिवन है, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन, एक हिंट भी दिया गया है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट करके निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट हो, तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें एक हिंट दिया गया है 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल को करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्स गिवन है। कॉस्ट को अगर हमने 100 माना तो ग्रोस प्रॉफिट दिया गया है 25% ऑन कॉस्ट, तो ये 25 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट आ गया, तो सेल्स आ गई 125 रुपये की। तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल जब हम करेंगे तो ये 25/125 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल की परसेंटेज आ जाएगी। और सेल्स जो कि गिवन है हमारे पास, सेल्स ये है हमारे पास 21,32,000 की, और उसमें से हम इसकी रिटर्न को माइनस करेंगे 42,000, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी 20,90,000 की सेल आ जाएगी। इसका 25/125 करेंगे तो 4,18,000 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, 4,18,000 ग्रोस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के आराम से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें गिवन है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले गिवन है ओपनिंग स्टॉक, तो इसको लिख दिया 2 में 2 ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस गिवन है 16,55,000 की, इसको भी डेबिट में उतार दिया। सेल्स जो गिवन है उसमें से रिटर्न माइनस करके क्रेडिट में हमने लिख दिया इसको। कैरीज इनवर्ड 32,500, आउटवर्ड इसमें नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ये। और बाकी ग्रोस प्रॉफिट अभी निकाला ही है 4,18,000 रुपये का, तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया है हमारे पास 2,28,500। ये हमारा 4th ऑप्शन है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्टिंग वाउचर इज। एक समर्थक प्रमाणक डैश है। समर्थक प्रमाणक क्या है? समर्थक प्रमाणक होते हैं जैसे चेक हो गया, कैश मेमो हो गया, ये हमारे स्पोर्टिंग वाउचर होते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। व्यापारिक व्यवहार जो संपन्न किए जाते हैं उसका दस्तावेजी प्रमाण है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सपोर्टिंग वाउचर। बाकी ऑप्शन से सेकेंडरी वाउचर है, प्रीपेड बाय एन अकाउंटेंट है, या फिर एक प्रूफ है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। देखिए वाउचर 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी वाउचर, एक सेकेंडरी वाउचर। प्राइमरी वाउचर वो होते हैं विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, और सेकेंडरी वो होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट ऑल्सो यूज्ड एज एन एविडेंस। जैसे डुप्लीकेट बिल्स आ गए, कार्बन कॉपीज आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर है ये है सपोर्टिंग वाउचर का। ठीक है, सेकेंडरी वाउचर नहीं आएगा इसका आंसर। सपोर्टिंग वाउचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116 क्वेश्चन। ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप है, on which the holder paid ₹50 per share. These shares were issued at 80 fully paid up per share. एक कंपनी ने 200 अंश जो कि प्रत्येक 100 रुपये का था 70 रुपये प्रति अंश मांगा गया है, और जिसमें से 50 रुपये प्रति अंश धारक ने चुका दिया है। यह अंश 80 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनर्निर्गमित किए गए, 80 रुपये पे रीइशू कर दिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रीइशू एंट्री विद, यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट पुनर्निर्गमन की प्रविष्टि करते समय डेबिट कितने अमाउंट से होगा। क्वेश्चन है डेबिट कितनी अमाउंट से होगा, ना कि क्वेश्चन ये है कि शेयर फॉरफीचर से कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो हमें सेकंड एंट्री में ही इसका आंसर ढूंढना है। सबसे पहले एंट्री करेंगे फॉरफिटेड की। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर, कोल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर देखिए 70, 200 मल्टीप्लाई बाय 70, 14,000 आ गए मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कॉलिन एरियर जो नहीं दिए,
70 में से 50 पेड कर चुके हैं तो 20 नहीं दिए, तो कॉलिन एरियर्स में आगे 20 रुपीज़ की 200 शेयर है, 20 से मल्टीप्लाई करके 400, और शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएंगे हमारे पास 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 200 मल्टीप्लाई बाई 50 10,000। ठीक है, फर्स्ट होगी एंट्री। सेकंड एंट्री हमारा क्वेश्चन है सेकंड एंट्री से कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना डेबिट किया जाएगा रीइशू करते समय। तो जब रीइशू किया तो रीइशू के लिए इन्होंने बोला कि 80 रुपीज़ पे इन्होंने फुली पेड अप मानते हुए रीइशू कर दिया। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएंगे 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर 100 रुपये का है। 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20,000 आ गया, और ये 80 रुपीज़ में इन्होंने रीइशू किए, 200 मल्टीप्लाई बाय 80 करके 16,000 आ गया, और शेयर फॉर फ्यूचर में कितने आ जाएंगे 20 रुपीज़। 100 का शेयर 80 में रीइशू करा तो 20 रुपये जो है फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4000 आंसर हो जाएगा 4000। अगर क्वेश्चन ये होता कि शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी तो हमारा आंसर 6000 हो जाता। ये 10,000 में से 4000 माइनस करके 6000 जो है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बदल जाता ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जब हम टिक कर देते। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था कि शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कितने से करना है रीइशू की एंट्री में, तो यहाँ पे 4000 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इन्होंने। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹6,24,000 had been shown in income expenditure account prepared for the year ending 31st March 2021। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बनाए गए आय व्यय खाते में चंदा 6,24,000 रुपये दिखाया गया है। अमूमन ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे जो हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है उसमें हम ये प्लस माइनस करके अमाउंट निकाल देते हैं। लेकिन अभी जो आंसर है वो गिवन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चारों अपनी जो होती है एडजस्टमेंट वो दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर, और रिसीव्ड इन एडवांस की भी इसी तरह से करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 से 2021 वुड बी, यानी कि जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की वो कितनी दिखाई गई है। ये पूछा गया कि साल के दौरान सब्सक्रिप्शन कितने रुपये रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसको देख करते हैं सोल्व। देखो ये वाली अमाउंट गिवन होती थी, उसमें प्लस माइनस करके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस किया और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस किया, और करंट ईयर के एडवांस को माइनस करके प्रीवियस ईयर के एडवांस को प्लस करके हमारे पास अमाउंट आती थी। अब ये वाली अमाउंट तो गिवन है, तो क्या करेंगे, जो बाकी चीज़ें दे रखी है उसके हम रिवर्स ऑपरेशन कर देंगे, यानी कि जो प्लस करना है वो माइनस, जो माइनस करना है वो प्लस करके। 624 दे रखा है तो प्रीवियस ईयर का एडवांस ही हम सबसे पहले यहाँ माइनस करते हैं 31,000, करंट ईयर के एडवांस को प्लस कर देंगे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये वो अमाउंट है जो जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, यानी कि साल के दौरान कितना मिला 6,14,000। अगर हम नॉर्मली इस 624 को लेके ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करती है, आउटस्टैंडिंग को प्लस, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को माइनस, एडवांस इस साल का माइनस पिछले साल का प्लस करते, तो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर आता है, जो कि गलत है। हमारे पास 6,14,000 आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट गिवन है और पूछा गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आंसर आएगा, तो 6,14,000 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट ड्राज ए बिल ऑन 25 अक्टूबर 2021 फॉर 90 डेज एंड एक्सेप्टेड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। एक विनिमय पत्र 25 अक्टूबर 2021 को 90 दिन के लिए लिखा गया और स्वीकार किया गया। विनिमय विपत्र की परिपक्वता तिथि क्या होगी। यहाँ पे आ जाएगी 25 जनवरी, क्योंकि जो मैच्योरिटी डेट है वो 26 जनवरी को पड़ रही है और इस नेशनल हॉलीडे है, तो एक दिन पहले की जो डेट है वो मैच्योरिटी डेट में आ जाएगी। यहाँ देखिए कैसे आएगी, 25 अक्टूबर को एक बिल लिखा है, 90 दिन के लिए लिखा, तो पहले 90 दिन काउंट कर लेते हैं कब आते हैं। वो 90 दिन बनते हैं पूरे 23 जनवरी को। ठीक है, सबसे पहले अक्टूबर 25 तारीख को लिखा गया, अक्टूबर के 6 दिन बचे, 6 दिन ये हो गए, 30 दिन नवंबर के और 31 दिन ये दिसंबर के लिए, तो हमारे पास 23 दिन बचते हैं। 23 दिन हमारे जनवरी के लिए लिए, तो 23 दिन में ये 3 दिन ग्रेस डेज के ऐड करेंगे, अनुग्रह दिवस जो हम जमा करते हैं यहाँ वो करेंगे, तो मैच्योरिटी डेट आ गई 26 जनवरी की। 26 जनवरी को नहीं ले सकते मैच्योरिटी डेट, क्योंकि उस दिन नेशनल हॉलीडे है, तो एक दिन पहले की डेट लेंगे, यहाँ पे 25 जनवरी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ₹50,000, 60,000, 70,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी सी 3 साझेदार है और उनकी प्रारंभिक पूंजी है 50,000, 60,000, 70,000 रुपये। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹20,000 आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ए ने 20,000 रुपये और लगा दिए और बी ने 25,000 रुपये लगा दिए 6 महीने के बाद, और सी ने 30,000 रुपये लगाए 9 महीने के बाद।
एट द एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर है 25,800, ठीक है, 25,800 रुपीज़ जो है प्रॉफिट हुआ इन साल के एंड पे, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए के हिस्से कितना आएगा। देखिए कैपिटल लगाई, ए ने 50,000, बी ने 60,000, सी ने 70,000। ए ने 3 महीने के बाद 20,000 और लगा दिया, यानी कि 3 महीने तक उसकी 50,000 से यूज़ की है उसने, तो 3 से गुना करेंगे 1,50,000, और 9 महीने के लिए उसकी 70,000 रुपये यूज़ की गई है बिजनेस के अंदर, तो 6,30,000 हो गया। इसकी कैपिटल का टोटल आ गया 7,80,000। ठीक है, ऐसे तो सिर्फ इतना ही करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बाकी दूसरों का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बी ने 6 महीने के बाद लगाई है 25,000 रुपये, तो 6 महीने तक 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के 6 महीने के लिए 85,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका टोटल आया 8,70,000। और सी ने 9 महीने के बाद लगाए हैं 30,000 रुपये, और तो 9 महीने तक तो 70,000 रुपये, और 3 महीने जो बच गए हैं उसकी 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,30,000 रुपये। और प्रॉफिट हुआ साल के एंड पे 25,800 का, और कैपिटल रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैपिटल रेशियो ये आ जाएगा। और यहाँ ए का प्रॉफिट कैसे आएगा, 25,800 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइड बाय कैपिटल डिवाइड बाय ये जो इसका टोटल है सारा, ये आ जाएगा 78 + 87 + 93 258। देखिए पूरा पूरा कट हो रहा है यहाँ पे, तो 7,800 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 7,800। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। क्या ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। इन द मिडल ऑफ द ईयर सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटलिंग हिज ड्यूज। सी वर्ष के मध्य फर्म में अपने बकाया का फैसला किए बिना ही क्या है रिटायरमेंट ले ली उसने। रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, और बाकी जो है वो चालू रखते हैं अपने व्यापार को। सी इज एंटाइल्ड टू गेट डैश टिल द फाइनल सेटलमेंट, तो सी अंतिम फैसला होने तक क्या प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है। ये तो फोर्थ ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या गया कि पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट में बोला गया है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट टिल सेटलमेंट। बिल्कुल, क्योंकि जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक उसकी पेमेंट को सारे को लोन की तरह ही माना जाएगा, और उस पर 6% की दर से ब्याज अगर वो चाहे तो ऐसे ले सकता है, या फिर शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, निवृत्ति की तिथि से लेकर फैसला होने तक, प्रोपोर्शनेट टू हिज अनसेटल्ड अमाउंट टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फर्म की कुल पूंजी है ना जो, उसमें बकाया राशि के अनुपात में फर्म द्वारा कमाए गए लाभों में हिस्सा जैसा वो चाहे वो कर सकता है। आइदर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, जो भी उसकी चॉइस है उसके हिसाब से वो अपना निपटारा करवा सकता है। सेकंड में क्या रखा है कि फैसला होने तक फर्म द्वारा अर्जित लाभों में लाभ हानि अनुपात में हिस्सा, बिल्कुल नहीं। शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो सेटलमेंट हो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो कोई नहीं ऐसा हिस्सा देता उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।